डाइव में हम फ्रूट प्रोडक्शन यानी फल उत्पादन के उन सारे पहलुओं को डिकोड करेंगे जो एग्रीकल्चरल एग्जाम्स के नजरिए से सबसे ज्यादा अहम है। पिछले सेशन में हमने हॉर्टिकल्चर के बेसिक्स पर काफी विस्तार से बात की थी, तो आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एग्री प्रेप के हॉर्टिकल्चर नोट्स का हम गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं। बिल्कुल, और मैं शुरुआत में ही ये स्पष्ट कर दूं कि एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर, IBPS, AFO और जितने भी स्टेट एग्जाम्स होते हैं ना, उनके लिए ये विषय एकदम करो या मरो वाली स्थिति का होता है। आज की इस डिस्कशन का हमारा मेन मिशन यही है कि नोट्स में मौजूद कोई भी टेबल, लिस्ट या फैक्ट हमसे ना छूटे। हमें सिर्फ रटना नहीं है, उसके पीछे का लॉजिक समझना है। लॉजिक समझ आ गया तो फैक्ट्स अपने आप दिमाग में सेट हो जाते हैं। एकदम सही। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले एस्पिरेंट्स के लिए एक सॉफ्ट रिमाइंडर। अगर आपने प्रीवियस टॉपिक प्रैक्टिस नहीं किया है, विजिट agriprep.in एंड अटेम्प्ट MCQs टू टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। तो चलिए बिना देरी किए सीधे फलों के वर्गीकरण से शुरू करते हैं। नोट्स में पकने के आधार पर फलों को दो हिस्सों में बांटा गया है, क्लाइमेक्टेरिक और नॉन क्लाइमेक्टेरिक। मैंने देखा है एग्जाम्स में इनमें बहुत कंफ्यूजन होता है। इसका बायोलॉजिकल बेसिस क्या है? इसे ना हमें श्वसन दर मतलब रेस्पिरेशन रेट के नजरिए से देखना चाहिए। क्लाइमेक्टेरिक फल वो होते हैं जिनमें पेड़ से तोड़े जाने के बाद भी पकने की क्षमता होती है। मतलब पकने की प्रोसेस रुकती नहीं है? बिल्कुल नहीं रुकती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तोड़े जाने के बाद भी इन फलों में रेस्पिरेशन की दर एकदम से बढ़ जाती है और ये इथाइलिन गैस रिलीज करते हैं। इसी इथाइलिन की वजह से फल में मौजूद जो स्टार्च होता है ना, वो शुगर में बदल जाता है और फल मीठा हो जाता है। अच्छा, तो इसके उदाहरण हुए आम, केला, पपीता, अमरूद और शायद सेब भी। हाँ, सेब भी। इन प्रमुख फलों के अलावा चीकू, अंजीर, आड़ू, आलू बुखारा और नाशपाती भी इसी कैटेगरी में आते हैं। तो अगर क्लाइमेक्टेरिक फल इथाइलिन रिलीज करके पकते हैं, तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जो नॉन क्लाइमेक्टेरिक फल हैं, उनमें तोड़ने के बाद ये रेस्पिरेशन रेट नहीं बढ़ती होगी। एकदम सटीक विश्लेषण किया आपने। नॉन क्लाइमेक्टेरिक फलों में तोड़ने के बाद रेस्पिरेशन रेट या तो स्थिर रहता है या फिर घट जाता है। मतलब अगर इन्हें कच्चा तोड़ लिया गया ना, तो ये पड़े पड़े सड़ तो जाएंगे लेकिन पकेंगे नहीं। अरे बाप रे, मतलब इन्हें पेड़ पर ही पूरी तरह मैच्योर होने देना पड़ता है। हाँ बिल्कुल। इसके बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं नींबू वर्गीय फल यानी सिट्रस, अंगूर, अनानास, अनार, लीची, बेर, आंवला और फालसा। ये लिस्ट तो याद रखनी पड़ेगी। अच्छा, वर्गीकरण में एक और टर्म अक्सर नोट्स में दिखता है, डे न्यूट्रल पौधा। क्या इसका संबंध सूरज की रोशनी या दिन की लंबाई से है? हाँ, इसका सीधा कनेक्शन फोटो पीरियड यानी दिन की लंबाई से ही है। डे न्यूट्रल पौधे वो होते हैं जिनकी फ्लावरिंग प्रोसेस पर दिन के छोटे या बड़े होने का कोई खास असर नहीं पड़ता। पपीता, केला और अमरूद इसके सबसे बेहतरीन उदाहरण हैं। तभी मैं सोचूं कि पपीता और केला साल भर कैसे मिल जाते हैं। बिल्कुल, यही कारण है कि ये साल के अलग-अलग समय पर आसानी से फूल और फल दे सकते हैं। और अगर हम जलवायु के आधार पर वर्गीकरण की बात करें, तो उसे ज्योग्राफिकल जोन से बहुत आसानी से जोड़ा जा सकता है, जैसे ट्रॉपिकल यानी उष्णकटिबंधीय फल जिन्हें गर्म और नम जलवायु चाहिए होती है। इसमें तो आम, केला, पपीता, अनानास, काजू, नारियल और कीकू आ जाएंगे। सही कहा। और इसी लॉजिक से टेम्परेट यानी ठंडे इलाकों वाले फलों में सेब, बादाम और स्ट्रॉबेरी शामिल हो जाते हैं। और जो इन दोनों के बीच की जलवायु बर्दाश्त कर लें, उन्हें हम सब ट्रॉपिकल या उपोष्ण कटिबंधीय फल कहते हैं, जैसे अंगूर, लीची, बेर, खजूर और फालसा। ये जो क्लासिफिकेशन है ना, ये एग्जाम में मैचिंग वाले सवालों में बहुत हेल्प करता है। मैचिंग वाले सवालों से मुझे याद आया, फ्रूट टाइप और खाने योग्य भाग, ये वाले सवाल अक्सर एग्जाम में बहुत उलझा देते हैं। नोट्स में इसकी काफी लंबी लिस्ट दी गई है। इसे लॉजिकली कैसे याद रखा जाए? मैं बताती हूँ। इसके लिए हर फ्रूट टाइप की बेसिक बनावट को समझना होगा। चलिए सबसे पहले बेरी से शुरू करते हैं। बेरी वो फल है जो अंदर से पूरी तरह गुद्देदार या फ्लैशी होता है और इसमें कोई बहुत सख्त गुठली नहीं होती। तो इसमें केला, अंगूर और पपीता आएंगे? एकदम सही। दूसरी तरफ होते हैं ड्रूप या जिन्हें हम स्टोन फ्रूट कहते हैं। इनमें फल के अंदर एक बहुत सख्त आवरण या गुठली होती है जिसे एंडोकार्प कहा जाता है। आम, बेर और बादाम इसके स्पष्ट उदाहरण हैं। एक मिनट, अगर सख्त गुठली या शेल की बात है,
तो इस लॉजिक से देखा जाए तो नारियल भी ड्रूप की कैटेगरी में आना चाहिए ना, क्योंकि उसके अंदर भी तो एक बहुत सख्त शेल होता है। बहुत ही बेहतरीन निष्कर्ष निकाला आपने। नारियल वाकई एक ड्रूप है। इसके अलावा कुछ विशेष फ्रूट टाइप्स होते हैं जो सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे अनार। अनार की बाहरी त्वचा आपने देखी होगी, चमड़े जैसी सख्त होती है और अंदर रसदार बीज होते हैं। इस फ्रूट टाइप को बलोस्टा कहा जाता है। बलोस्टा, ओके। और तरबूज जैसे फलों का क्या? तरबूज और जितने भी कद्दू वर्गीय फल हैं, उनका बाहरी आवरण भी कठोर होता है, जिसे पैपो कहते हैं। अच्छा, एक डाउट है, सेब का फ्रूट टाइप पोम क्यों कहलाता है? क्योंकि सेब एक फॉल्स फ्रूट यानी आभासी फल है। इसका विकास ओवरी से न होकर फूल के थैलेमस वाले हिस्से से होता है, इसलिए इस स्पेशल टाइप को पोम कहा जाता है। और नींबू वर्गीय फलों को हेस्पेरिडियम कहते हैं ना? हाँ, क्योंकि इनके छिलके में तेल की ग्रंथियां होती हैं और अंदर रसदार रेशे होते हैं। इसके अलावा नोट्स में मैंने पढ़ा कि अंजीर को साइकोनस और अनानास तथा कटहल को सरोसिस कहा गया है। ये काफी अलग नाम है। दरअसल ये मल्टीपल फ्रूट्स होते हैं जो पूरे इन्फ्लोरेसेंस यानी पुष्पक्रम से विकसित होते हैं, इसलिए इनके नाम अलग हैं। लीची और काजू को नट की श्रेणी में रखा जाता है। और गाजर? गाजर को शिज़म कार्प कहा जाता है, जो सूखने पर अलग अलग हिस्सों में टूट जाता है। और अंत में भिंडी तथा आंवला कैप्सूल कहलाते हैं, क्योंकि ये पकने पर खुद ही फट जाते हैं। ये तो हो गए फ्रूट टाइप्स। अब जरा इनके खाने योग्य भाग या एडिबल पार्ट पर आते हैं। हाँ। आम और पपीते में हम छिलके और गुठली के बीच का गूदेदार हिस्सा खाते हैं। क्या बॉटनी की भाषा में इसी को मेसोकार्प कहते हैं? जी हाँ, मध्य फल भित्ति या मेसोकार्प ही आम और पपीते का एडिबल पार्ट है। और जैसा कि अभी हमने सेब की बात की, सेब और स्ट्रॉबेरी में थैलेमस खाया जाता है। और लीची के अंदर जो सफेद पारदर्शी और रसदार हिस्सा होता है वो क्या कहलाता है? उसे फ्लैशी एरिल कहते हैं। और नींबू वर्गीय फलों में जो छोटे छोटे रस से भरे रेशे होते हैं, उन्हें जूसी प्लेसेंटल हेयर्स कहा जाता है। वाह, ये काफी इंटरेस्टिंग है। आगे बढ़ने से पहले एक और महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करते हैं, मिट्टी का खारापन या लवणता सहनशीलता। नोट्स में एक पूरी टेबल दी गई है कि कौन सा पौधा कितना खारापन सह सकता है। ये बहुत जरूरी टॉपिक है। मिट्टी में ज्यादा नमक होने से पौधे ऑस्मोटिक स्ट्रेस में आ जाते हैं और पानी नहीं सोख पाते। लेकिन कुछ पौधे इस स्थिति को बहुत आसानी से झेल लेते हैं। जैसे खजूर? बिल्कुल, खजूर, बेर, आंवला, अनार, कैर और अमरूद, ये सब हाईली टॉलरेंट की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद जो मॉडरेटली टॉलरेंट हैं, उनमें अंजीर, संतरा, नींबू और आम को रखा गया है। और सबसे ज्यादा संवेदनशील कौन से हैं? जो खारेपन को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो है आड़ू और बादाम। लवणता सहनशीलता जैसे टॉपिक एग्जाम में बहुत सीधे सीधे पूछे जाते हैं। बिल्कुल, इसीलिए मेरी सलाह है, ये टॉपिक एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। मेक श्योर यू प्रैक्टिस MCQs ऑन दिस। विजिट agriprep.in, अटेम्प्ट टॉपिक वाइज क्वेश्चंस एंड चेक योर परफॉर्मेंस विद AI इवैल्यूएशन, ताकि कोई भी डाउट ना बचे। बिल्कुल सही। अब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स यानी PGRs पर चर्चा करते हैं। कृषि में इन रसायनों का सही PPM वैल्यू जानना बहुत जरूरी है और अक्सर स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं। सही कहा। शुरुआत करते हैं जड़ों के विकास से। नोट्स में जड़ों के लिए IBA यानी इंडोल ब्यूटेरिक एसिड का जिक्र है, और वो भी 6000 ppm पर। और इतनी अधिक मात्रा क्यों? क्योंकि IBA एक प्रकार का ऑक्सिन हार्मोन है। जब हम हार्डवुड कटिंग से नए पौधे तैयार करते हैं, तो उन्हें जड़ें निकालने के लिए एक बहुत ही मजबूत हार्मोनल शॉक की जरूरत होती है। इसलिए 6000 ppm का गहरा घोल इस्तेमाल किया जाता है। समझ गया। और फलों को झड़ने से रोकने के लिए? उसके लिए Na या 2,4-D का इस्तेमाल होता है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में। Na करीब 10 से 20 ppm और 2,4-D मात्र 10 ppm पर। और डोरमेंसी यानी सुप्तावस्था तोड़ने के लिए तो GHD का इस्तेमाल होता है, ये तो सबको पता है। लेकिन फलों को पकाने वाले रसायनों में मुझे एक डाउट है, अंगूर और केले के लिए अलग अलग नाम क्यों दिए गए हैं? ये बहुत ही बारीक अंतर है और एग्जामिनर यहीं फंसाता है। अंगूर को पकाने के लिए एथिफोन का 50 ppm पर स्प्रे किया जाता है, लेकिन केला, बेर और खजूर को तेजी से पकाने के लिए इथ्रेल का 500 से 1000 ppm का भारी घोल इस्तेमाल होता है। दोनों का अंतिम काम तो इथाइलिन गैस रिलीज करना ही है ना? बिल्कुल, काम एक ही है, लेकिन फसल की जरूरत और छिलके की मोटाई के हिसाब से रसायन का रूप और सांद्रता बदल जाती है। बहुत बढ़िया। ग्रोथ रेगुलेटर्स के बाद अब हम उस फल की तरफ बढ़ते हैं जिसे एग्रीकल्चर एग्जाम्स का किंग माना जा सकता है, आम यानी मैंगीफेरा इंडिका। आम तो एग्रीकल्चर का फेवरेट टॉपिक है। इसकी उत्पत्ति इंडो बर्मा क्षेत्र में हुई थी।
यह एनाकार्डियासी परिवार का सदस्य है। और इसका क्रोमोसोम नंबर 2n = 40 है, जो कि एक एम्फीडिप्लॉइड है। मैं सही कह रहा हूँ? एकदम सही। एम्फीडिप्लॉइड का मतलब है कि इसके विकास के दौरान किन्हीं दो अलग-अलग प्रजातियों के क्रोमोसोम्स का पूरा सेट आपस में जुड़ गया होगा। ये भारत का राष्ट्रीय फल है और विटामिन ए का सबसे समृद्ध स्रोत माना जाता है। नोट्स में एक हैरान करने वाला तथ्य था कि आम में परागण या पॉलिनेशन घरेलू मक्खी मतलब हाउस फ्लाई द्वारा होता है, और सबसे बड़ी बात, केवल 0.1% फूल ही अंततः फल बन पाते हैं। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन ये प्रकृति का अपना एक संतुलन तंत्र है। एक आम के पेड़ पर लाखों फूल आते हैं। आप खुद सोचिए, अगर वो सभी फल बन जाएं, तो पेड़ उनका भार कैसे सहेगा? वो तो टूट जाएगा। इसलिए केवल 0.8% फूल ही मैच्योर होकर फल बनते हैं। प्रकृति बहुत स्मार्ट है। अच्छा, आम के निर्यात को लेकर एक बहुत ही तकनीकी सवाल अक्सर आता है, VHT या वेपर हीट ट्रीटमेंट के बारे में। ये क्या होता है? जो आम एक्सपोर्ट होते हैं ना, उन्हें फ्रूट फ्लाई और स्टोन व्हील जैसे खतरनाक कीटों से मुक्त करना अनिवार्य होता है। इसके लिए आमों को एक निश्चित तापमान और नमी पर वेपर हीट ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिससे फलों के अंदर छिपे हुए कीट या अंडे नष्ट हो जाएं। बिल्कुल। आम की इतनी सारी संकर किस्में यानी हाइब्रिड्स हैं, एग्जाम में जब इनके क्रॉसेस पूछे जाते हैं तो सब मिक्स हो जाता है। इन्हें याद रखने का कोई लॉजिकल तरीका या निमोनिक्स हैं क्या? हाँ, बिल्कुल है। इन हाइब्रिड्स को याद रखने के लिए कुछ बहुत ही आसान सूत्र हैं। पहला है RNA, मतलब रत्ना किस्म, जिसे नीलम और अल्फांसो के क्रॉस से बनाया गया था। R से रत्ना, N से नीलम, A से अल्फांसो। दूसरा है DNA, यह है आम्रपाली के लिए। D से दशहरी और N से नीलम का क्रॉस है A यानी आम्रपाली। इसे मुख्य रूप से बौनेपन यानी हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए विकसित किया गया था। अरे वाह, RNA और DNA, ये तो कभी नहीं भूलेगा। और मल्लिका के लिए? मल्लिका के लिए सूत्र है NDM, नीलम और दशहरी का क्रॉस, जिसमें दशहरी को नर के रूप में इस्तेमाल किया गया। मल्लिका की खासियत यह है कि इसमें विटामिन ए की मात्रा सबसे अधिक होती है। और चौथा है RAS यानी सिंधु। ये रत्ना और अल्फांसो का क्रॉस है। ये दुनिया की पहली बीज रहित किस्म है जिसमें गुठली नाम मात्र की होती है। इन संकर किस्मों के अलावा कुछ पारंपरिक किस्में भी बहुत महत्व रखती हैं। जैसे अल्फांसो निर्यात के लिए मशहूर है, लेकिन मैंने पढ़ा है कि उसमें स्पंजी टिश्यू की एक बहुत बड़ी समस्या आती है। हाँ, और चौसा सबसे मीठी किस्म मानी जाती है। और वो उत्तर भारत की सबसे अगेती किस्म कौन सी है? बॉम्बे ग्रीन। हाँ, बॉम्बे ग्रीन। लेकिन दुर्भाग्य से इसमें मैंगो मालफॉर्मेशन की समस्या सबसे ज्यादा पाई जाती है। इसके अलावा निरंजन एक ऐसी किस्म है जो बेमौसम यानी अक्टूबर के महीने में फल देती है। और वो सेब जैसी दिखने वाली किस्म? वो है रोमानी। इसका आकार सेब जैसा होता है और इसे दशहरी जैसी बड़ी किस्मों को बौना करने के लिए ड्वार्फिंग रूट स्टॉक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आम में होने वाले रोगों और विकारों के वैज्ञानिक कारण भी बहुत दिलचस्प हैं। ये ब्लैक टिप बीमारी आखिर क्यों होती है? ब्लैक टिप दरअसल एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो ईंट के भट्टों से निकलने वाली हानिकारक गैसों की वजह से होता है, मुख्य रूप से सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और साथ ही बोरॉन की कमी के कारण। तो ये गैसें फल को कैसे नुकसान पहुंचाती हैं? ये गैसें फल के निचले हिस्से के टिश्यूज को मार देती हैं, जिससे वो हिस्सा काला पड़ जाता है। इससे बचाव के लिए आम के बाग भट्टों से पर्याप्त दूरी पर होने चाहिए और बोरेक्स 0.6% का छिड़काव किया जाना चाहिए। और अभी जो हमने अल्फांसो में स्पंजी टिश्यू की बात की थी, उसका क्या कारण है? उसका मुख्य कारण है सॉइल हीट कन्वेक्शन, यानी मिट्टी से उठने वाली गर्मी। जब सूरज की तेज किरणें मिट्टी को बहुत गर्म कर देती हैं, तो नीचे लटक रहे फलों का अंदरूनी हिस्सा इस गर्मी से डैमेज हो जाता है और स्पंजी होकर पीला पड़ जाता है। ओहो। और दशहरी में जो ऑल्टरनेट बेयरिंग की समस्या होती है, मतलब एक साल फलाना और दूसरे साल ना आना, उसे नियंत्रित करने के लिए पैक्लोबुट्राजोल, जिसे बाजार में कल्टर के नाम से जाना जाता है, उसका उपयोग होता है। और मैंगो मालफॉर्मेशन से बचने के लिए? उसके लिए NAA का 200 ppm पर छिड़काव किया जाता है। चलिए, आम के बाद अब केले की बात करते हैं। केले में प्रवर्धन यानी प्रोपगेशन के लिए स्वॉर्ड सकर का उपयोग होता है। अब सवाल यह है कि स्वॉर्ड सकर ही क्यों और इसका सही वजन कितना होना चाहिए? देखिए, स्वॉर्ड सकर वो होते हैं जिनकी पत्तियां तलवार की तरह पतली और नुकीली होती हैं। इनमें ग्रोथ हार्मोन्स बहुत ज्यादा होते हैं और ये चौड़ी पत्ती वाले वाटर सकर्स के मुकाबले ज्यादा ऊर्जावान होते हैं। मतलब ये तेजी से बढ़ते हैं
और इनका वजन? व्यावसायिक खेती के लिए एक आदर्श स्वॉर्ड सकर का वजन 500 से 750 ग्राम के बीच होना चाहिए। एक बात और, केले में तो बीज नहीं होते, ये कैसे होता है? केले में एक प्राकृतिक प्रक्रिया होती है जिसे वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी कहते हैं, जिसकी वजह से इसमें बीज नहीं बनते। लेकिन अगर इस बीज रहित अवस्था को कृत्रिम रूप से नियंत्रित करना हो तो 2,4-D का 25 ppm पर उपयोग किया जाता है। किस्मों की बात करें तो ड्वार्फ कैवेंडिश पूरे देश में सबसे ज्यादा उगाई जाती है ना? हाँ, क्योंकि ये पनामा विल्ट बीमारी के प्रति प्रतिरोधी है। टेबल पर्पस के लिए रसथाली और चिप्स बनाने के लिए नेंद्रान किस्म का कोई मुकाबला नहीं है। केले में बीमारियों का भी बड़ा प्रकोप रहता है। पनामा विल्ट के अलावा सिगाटोका और बंची टॉप काफी नुकसान पहुंचाते हैं। बंची टॉप तो एक वायरल बीमारी है जो एफिड्स के जरिए एक पौधे से दूसरे पौधे तक फैलती है। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि इसका परीक्षण कैसे होता है। हाँ, इसका कोई टेस्ट है क्या? बिल्कुल, इसके लिए टेट्राजोलियम टेस्ट किया जाता है जो सेल्स की वायबिलिटी चेक करता है। अब जल्दी से सिट्रस फलों पर आते हैं। इनका परिवार रूटेसी है और भारत में सिट्रस के अंतर्गत सबसे ज्यादा क्षेत्रफल मैंड्रीन यानी संतरे का है। सही है। सिट्रस में प्रवर्धन मुख्य रूप से टी बडिंग या पैच बडिंग द्वारा किया जाता है। इनमें रूट स्टॉक का चयन बहुत मायने रखता है। जैसे अगर खेती सूखे क्षेत्रों में करनी हो तो रंगपुर लाइम सबसे उपयुक्त रूट स्टॉक है, और अगर हाई डेंसिटी प्लांटिंग करनी है तो ट्रोयर सिट्रेंज का उपयोग किया जाता है। मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगी, डोंट जस्ट लिसन, टेस्ट योरसेल्फ। agriprep.in पे MCQs अटेम्प्ट करें and use AI evaluation to check your accuracy। ये बहुत जरूरी है। अब न्यूमेरिकल्स या एप्लीकेशन बेस्ड सवालों की तरफ चलते हैं, खासकर रोपण दूरी या स्पेसिंग को लेकर। यहाँ अक्सर गलती होती है। प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या निकालने का सही फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला बहुत सीधा है। कुल क्षेत्रफल को पौधों के बीच की दूरी से भाग देना होता है। मतलब 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होते हैं और आम के लिए सामान्य रोपण दूरी 10 बाय 10 मीटर होती है। बिल्कुल, यानी एक पौधे को 100 वर्ग मीटर जगह चाहिए। अब 10,000 को 100 से भाग देंगे तो सामान्य विधि में 100 पौधे प्रति हेक्टेयर लगेंगे। लेकिन जब आम्रपाली किस्म की बात आती है, जिसे हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए बनाया गया है, तो दूरी 2.5 बाय 2.5 मीटर रखी जाती है। तो अगर 2.5 को 2.5 से गुणा करें तो एक पौधे के लिए 6.25 वर्ग मीटर जगह चाहिए। अब 10,000 को 6.25 से भाग देने पर सीधा जवाब आता है 1600 पौधे। एकदम परफेक्ट कैलकुलेशन। छात्र अक्सर एग्जाम के प्रेशर में स्क्वायर करना या यूनिट कन्वर्ट करना भूल जाते हैं। इसी तरह अगर सिट्रस में हाई डेंसिटी प्लांटिंग की बात की जाए तो वहां दूरी 1.8 बाय 1.8 मीटर रखी जाती है। कैलकुलेशन का ये तरीका बहुत ही तार्किक और स्पष्ट था। अब पूरे सेशन का एक क्विक रैपिड रिवीजन कर लिया जाए। बिल्कुल, चलिए इस सेशन के सबसे हाई यील्डिंग फैक्ट्स को 2 मिनट में एक बार दोहरा लेते हैं। केले के प्रवर्धन के लिए स्वॉर्ड जकर का आदर्श वजन 500 से 750 ग्राम होता है। केले में बंची टॉप वायरस का पता लगाने के लिए टेट्राजोलियम टेस्ट किया जाता है। आम में मालफॉर्मेशन से बचाव के लिए Na 200 ppm का छिड़काव होता है। आम की दुनिया की पहली बीज रहित किस्म सिंधु है, जो रत्ना और अल्फांसो का क्रॉस है। और 5वां, आम्रपाली को दशहरी और नीलम के क्रॉस से तैयार किया गया है। आम में ब्लैक टिप बीमारी ईंट के भट्टों की हानिकारक गैसों और बोरॉन की कमी से होती है। 7वां, अंगूर को पकाने के लिए इथीफॉन 50 ppm का उपयोग होता है। हाई डेंसिटी प्लांटिंग के तहत आम्रपाली के 1 हेक्टेयर में 1600 पौधे लगाए जाते हैं। ये रैपिड रिवीजन सारे कॉन्सेप्ट्स को एक साथ पिरोने के लिए बेहतरीन था। अब इस डीप डाइव के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, जहां 4 MCQs के जरिए आज की चर्चा का मूल्यांकन किया जाएगा। आप सवाल पूछिए। तो ये रहे आज के सवाल। आम की कौन सी किस्म स्पंजी टिश्यू से सबसे ज्यादा प्रभावित होती है? इसका जवाब है अल्फांसो। केले के प्रवर्धन के लिए स्वॉर्ड सकर का आदर्श वजन क्या है? जवाब है 500 से 750 ग्राम। केले में बंची टॉप बीमारी किस कीट के द्वारा फैलती है? इसका सही उत्तर है एफिड्स द्वारा। और आखिरी सवाल 4, आम्रपाली किस्म को 1 हेक्टेयर में लगाने के लिए कितने पौधों की जरूरत होती है? जवाब है 1600 पौधे। इस तरह के अभ्यास से एग्जाम के लिए कॉन्फिडेंस काफी बढ़ जाता है। हाँ, और अपनी तैयारी को और पुख्ता करने के लिए अब आपका नेक्स्ट स्टेप सिंपल है। विजिट agriprep.in, इस टॉपिक के MCQs अटेम्प्ट करें, AI इवैल्यूएशन से अपनी परफॉर्मेंस एनालाइज करें और अपने वीक एरियाज आइडेंटिफाई करें। आज की ये चर्चा आम, केले और सिट्रस जैसे पारंपरिक फलों और उनकी वैज्ञानिक खेती पर केंद्रित रही।
लेकिन जाने से पहले एक विचार पर गौर कीजिएगा। आज खेती के लिए मिट्टी, जलवायु और लवणता सहनशीलता की बात हुई, लेकिन क्या कभी सोचा है कि उस वातावरण में फल कैसे उगाए जाते हैं जहां न तो मिट्टी है, न मौसम और न ही गुरुत्वाकर्षण? अरे मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन या स्पेस हॉर्टिकल्चर की बात हो रही है? की तकनीक बिना मिट्टी और सूरज की रोशनी के माइक्रोग्रेविटी में पौधों का व्यवहार कैसे बदलता है। एग्रीकल्चर का भविष्य सिर्फ धरती तक सीमित नहीं है। अगले डीप डाइव में इसी तरह की कुछ नई और भविष्य की कृषि तकनीकों को डिकोड किया जाएगा। तब तक कृषि विज्ञान के इन रहस्यों को समझते रहिए।